हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ फॉर फिजिक्स फ्यूज़न। आज हम कर रहे हैं अपना क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। क्लास 9 का टॉपिक है ये हमारा। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेविटी क्या होता है, न्यूटन ने हमें बताया था ना ग्रेविटी के बारे में। तो न्यूटन ने क्या देखा था कि वो बेड के नीचे बैठा था गार्डन में, एक एप्पल गिरता है तो वो कहता है कि एप्पल हमेशा नीचे क्यों गिरता है। दैट मीन्स कोई एक ऐसी फोर्स है अर्थ पे जो क्या कर रही है, उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। तो वहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था कि अर्थ क्या करती है, हर बॉडी पे एक फोर्स लगाती है। क्या करती है, अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उस फोर्स को हमने बोला था ग्रेविटी। ठीक है ना, तो पुल। तो बेसिकली ग्रेविटी क्या है, पुल। और क्या बोल सकते हैं, फोर्स। कौन सी फोर्स, जिससे क्या करती है वो एवरी बॉडी को, एवरी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ फोर्स लगाती है, अपनी तरफ खींचती है। उसको हम क्या बोल देते हैं कि क्या हमारा ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो ग्रेविटी की हमने वैल्यूज़ पढ़ी है, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ देखते हैं कि जो ये ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 हम लिखते हैं बार बार, तो हम ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ठीक है, जब ये टॉपिक आएगा तब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो बेसिकली क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं फॉर कन्वीनियंस, ताकि हमारा न्यूमेरिकल करने में पॉइंट्स में वैल्यू ना आए। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 10 पुट करते हैं, क्योंकि 9.8 अप्रोचेस टू 10। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, जी को एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है इसका नेम, फुल नेम अगर बात करें। स्मॉल जी क्या है, हमने क्या पढ़ा है, दो एक एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, ए, उसको ए से डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है। एक होता है हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या कर रही है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है किसी फोर्स से। उस फोर्स को हम बोल रहे हैं, वो क्या है, हमारी ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी से क्या कर रही है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उसकी वैल्यू होती है 9.8। अप्रॉक्सीमेट हम न्यूमेरिकल्स में पुट करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आप देखते हो बहुत से न्यूमेरिकल में 9.8 एज इट इज़ ही पुट किया जाता है। तो हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि जी की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है। अगर गिवन नहीं है तो हम 10 पुट कर सकते हैं, नो इशू। नेक्स्ट, जी का हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल जी से। डन। ओके, तो अभी तक हमने क्या करा था, ग्रेविटी का पढ़ा था, कि स्मॉल जी के बारे में पढ़ा है। अभी हम देखते हैं ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसके पीछे की स्टोरी देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में क्या चीज़ मानी जाती थी। तो लिख सकते हैं हम इसको, स्टोरी बिहाइंड इट। इट मतलब जब ग्रेविटेशनल फोर्स जब तक डिस्कवर नहीं की थी, जब तक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ नहीं दिया था, उससे पहले क्या चीज़ एज्यूम की जाती थी। ओके, तो स्टोरी बिहाइंड इट में क्या बोलते हैं कि सबसे पहले ये मानते थे पुराने टाइम पे कि जो हमारी अर्थ है वो सेंटर पे है, और जो सभी प्लैनेट है, सन है, जितने भी अदर प्लैनेट है, वो क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, क्या कहते थे स्टार्टिंग में कि अर्थ हमारी सेंटर पे है, बाकी सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। अर्थ सेंटर पे है हमारे सोलर सिस्टम के, और जो सन है वो भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। बट ये क्या चीज़ थी, ये रॉन्ग थी। ये किसने बताया, साइंटिस्ट थे हमारे निकोलस कोरपस निकस ने बोला कि नहीं, ये रॉन्ग है, अर्थ नहीं घूम, अर्थ हमारे सेंटर पे नहीं है। होता क्या है, सन सेंटर पे होता है, और सन के चारों तरफ अर्थ, मार्स, वीनस, मरकरी, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है वो सभी घूमते हैं। इन्होंने बताया सन होता है कहाँ पे, सेंटर पे, और जो प्लैनेट्स हैं
प्लैनेट्स वो क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट। साइंटिस्ट कॉर्पस निकोलस ने क्या बताया कि जो सन है वो हमारे सेंटर पे होता है और जो सभी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और रोटेट करते हैं, रोटेशन एज वेल एज रिवोल्यूशन। ये चीज़ हमें क्लियर है। तो सन को बोला उन्होंने कि वो सेंटर पे है और प्लैनेट चारों तरफ घूमते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ये हमारा सन है और चारों तरफ ऐसे प्लैनेट जो घूम रहे हैं वो क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए केपलर। केपलर उन्होंने कहा नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये भी क्या है, इसमें चेंजेस किए उन्होंने इस थ्योरी में। उन्होंने क्या बोला, जो सन है हमारा वो फोकस पे होता है, ये बात सही है, बट वो क्या करती है, जो अर्थ है, जो अदर प्लैनेट है, वो सर्कुलर ऑर्बिट पे ना घूम के वो सब घूमते हैं हमारे इलेप्टिकल ऑर्बिट पे। ठीक है। साइंटिस्ट आए केपलर। केपलर ने क्या बताया कि जो सन है वो क्या करता है, सेंटर पे तो होता है बट जो प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट पे ना रिवॉल्व करके वो करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। ठीक है, ऑर्बिट। फर्स्ट उन्होंने क्या बताया, फर्स्ट केपलर ने बताया, केपलर ने बेसिकली 3 लॉ दिए हैं, केपलर्स लॉ बोलते हैं उसको। ठीक है, जब आप 11th क्लास में जाओगे तब इसकी आप डिटेल में स्टडी करोगे। फिलहाल के लिए हम 9th क्लास लेवल पे देखते हैं कि केपलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया जो सन है हमारा वो फोकस पे है और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और कैसे घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट बताया था निकोलस कॉर्पुलस ने, बट सर्कुलर में ना घूम के वो कैसे घूमते हैं, हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये इनका फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ उन्होंने दिया कि जैसे ये हमारा सन है यहाँ पे सपोज और ये अर्थ है, जब ये घूमते घूमते किसी पॉइंट पे यहाँ पहुँच जाएगी अर्थ, तो यहाँ पे जो एरिया कवर करेगी अर्थ सन से वही एरिया यहाँ पे कवर करेगी अर्थ सन से। सपोज यहाँ पे कहते हैं कि ये एरिया ABC है और यहाँ पे सपोज ये एरिया CDE है। तो इन्होंने क्या बोला, एरिया ABC, जो देखो ये जो ट्राइंगल बना ना, ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CDE। तो इसको थोड़ा ब्रॉड करके देखते हैं डायग्राम को। ठीक है, ये क्या है, हमारा सन है यहाँ पे और ये हमने इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया। सपोज यहाँ पे हमारी क्या है, अर्थ है, कुछ टाइम बाद वो अर्थ हमारी यहाँ आ जाएगी घूम के। ठीक है, तो यहाँ से जो ये एरिया बनेगा सन के साथ, एरिया स्वेप्ट दिस पॉइंट एंड एरिया स्वेप्ट विल बी दिस पॉइंट। सपोज ये क्या है आपका ABC, ये है PQR। तो किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं हम केपलर्स लॉ की, केपलर्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ था उनका, फर्स्ट लॉ था कि सन कहाँ है, हमारा फोकस पे है और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में रोटेशन कर रहे हैं एज वेल एज रेवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा, और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं सन एट फोकस, फोकस एंड प्लैनेट्स जैसे अर्थ वो क्या कर रही है, मूव कर रही है किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मूव या रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, सेकंड क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय ABC इक्वल टू एरिया स्वेप्ट बाय अर्थ PQR। अब आप ये देखो यहाँ पे क्या है, अर्थ हमारी दूर है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल कैसा, जैसे कि अंडाकार होता है,
ठीक है, ये वाली शेप। तो क्या है, यहाँ पे अर्थ हमारी दूर है और यहाँ पे क्या है, हमारी अर्थ पास है। लेकिन केपलर ने क्या बोला कि इस टाइम पे जितना एरिया यहाँ से बनेगा उस टाइम पे उतना ही एरिया वहाँ से होगा। ये उनका सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ क्या दिया उन्होंने कि सपोज जो सन से अर्थ का डिस्टेंस लेट अस कंसीडर यहाँ पे आर है, ठीक है। तो जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सन से आर डिस्टेंस पे घूम रही है। तो टाइम पीरियड होगा जब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगी, तो बेसिक तो जो कितने टाइम में वो क्या करेगी, एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो जो उसका इन्होंने दिया, जो आर क्यूब होगा वो टाइम स्क्वायर की क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यूब इक्वल टू सपोज के कांस्टेंट है टी स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट है वो सन से जिस भी डिस्टेंस पे होगा उसका डिस्टेंस का अगर हम क्यूब कर देंगे और उसको उसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा क्या आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। बट जो केपलर लॉ है एज सच आपको नहीं पढ़ने हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि केपलर के 3 लॉ थे। इन्हीं लॉज के बेसिस पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया था। निकोल्स आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, सेंटर पे नहीं है, सन सेंटर पे होता है, और अर्थ क्या करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती रहती है। नेक्स्ट हमारे केपलर आए, उन्होंने क्या बोला, बात सही है कि सन जो है हमारा सेंटर पे ही है, बट जो हमारी अर्थ है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती, वो हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई, ये उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि कोई भी प्लैनेट है जो सन से सपोज क्या है, आर डिस्टेंस पे है, तो वो प्लैनेट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो एरिया सन के साथ बनाएगा उससे कुछ टाइम बाद, ठीक है, जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो किसी और पोजीशन पे होगा, सेम एरिया वो वहाँ से भी बनाएगा। थर्ड पॉइंट है कि वो आर डिस्टेंस पे है, उसका जो डिस्टेंस है उसका क्यूब करें और टाइम पीरियड के स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। उसको हमने बोल दिया के केपलर्स कांस्टेंट। डन। अब इन्हीं लॉज के बेसिस पे फर्दर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास साइंटिस्ट है हमारा न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया, केपलर्स लॉ को आगे स्टडी करके मॉडिफाई करके एक लॉ दिया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी दो मास है, सपोज ये मास m1 है और ये क्या है, मास m2 है, r डिस्टेंस पे हैं ये एक दूसरे से। न्यूटन ने ये बोला कि दो मासेस है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, और ये किसी r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इन दोनों मासेस के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी m1 इंटू m2। ये मास इस वाले मास को अट्रैक्ट करेगा और सेकेंड वाला मास फर्स्ट वाले मास को अट्रैक्ट करेगा। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। नेक्स्ट क्या कहा कि जो इनका बीच का रेडियस होगा उसका स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स की। दैट मीन्स जो अगर रेडियस बढ़ेगी इनके बीच में, दो मास के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो जो उसका स्क्वायर करेंगे उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। जो फोर्स लगेगी वो दोनों के सेपरेशन के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सीधी सीधी क्या कह सकते हैं, अगर आपका ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। कंबाइन करेंगे, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आफ्टर कंबाइनिंग दिस प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे वेयर F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। m1 एंड m2 क्या है, मासेस, masses of two objects respectively, then
आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, या हम डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जिसका मास क्या है m1 एंड m2। डन। अब बात आती है जी। जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हैं हमेशा। तो जी क्या है हमारा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो ये जो जी है इसकी वैल्यू क्या होती है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जो यू होता है ये होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू फिक्स है, ऐसे ही इसकी भी वैल्यू फिक्स है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था, एक एपरेटस बनाया था कैनविश ने, उस एपरेटस से क्या किया था, इसको ऑब्जर्व किया था कि जी की वैल्यू कितनी होती है। जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11। ये है इसका मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं यूनिट के लिए, ठीक है। यूनिट से पहले दोबारा देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन ने बोला कि कोई भी दो मासेस हैं उनके बीच में हमेशा एक फोर्स लगेगी, वो जो फोर्स होगी प्रोपोर्शनल होगी दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, नेक्स्ट बोला कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसलिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को हम ये भी बोलते हैं कि जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ओबे करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होगा कि जैसे ही दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे ही क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी उसके प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे ऐसे फोर्स आपकी कम लगेगी। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/r² आता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट आता है G, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, r डिस्टेंस बिटवीन देम, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। G की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11। आई होप आपको ये क्लियर है। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। तो जब हम यूनिट की बात करेंगे तो इधर से देखते हैं, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक साइड करते हैं। तो जी आ जाएगा हमारे पास F(r²/m1m2)। तो F क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन को लिखते हैं N से, ठीक है। R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर और स्क्वायर हो जाएगा। m1 m2 मासेस है, 1 kg यहाँ और 1 kg यहाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg⁻⁻2। ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है। विदाउट यूनिट के आप जी की वैल्यू को नहीं डिफाइन करोगे, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है और ये क्या है उसकी यूनिट। तो ये कंप्लीट यूनिट होगी हमारी, कंप्लीट वैल्यू होगी हमारी जी की। और ये इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ जी की वैल्यू हर जगह फिक्स रहेगी। ये चीज़ ऑब्जर्व की गई थी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इसको ऑब्जर्व किया गया था, कैनविश ने ऑब्जर्व किया था, कैनविश इंस्ट्रूमेंट से। डन। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। उससे पहले एक टॉपिक कर लेते हैं, फ्री फॉल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल क्या है, अंडर ग्रेविटी अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी फ्रीली गिर रही है, ठीक है। फ्री फॉल उस टाइम पे एज्यूम करते हैं कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, बट क्या ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, आइडली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एयर रेजिस्टेंस तो हमेशा होगा। अगर आप क्या करो, टावर पे जाओ और वहाँ से आप एक स्टोन ड्रॉप करो और एक फेदर ड्रॉप करो
तो क्या होगा, स्टोन एकदम से नीचे आएगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और एक फेदर ड्रॉप करोगे तो वो उस पर एयर रेजिस्टेंस लगेगा। वो ऐसे गिर रहा था, एयर उसको उधर ले गई, फिर इधर ले गई, फिर इधर ले गई, तो क्या होगा, जो आपका फेदर है वो लेट गिरेगा और जो आपका स्टोन है वो क्या हो जाएगा, जल्दी गिरेगा। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये चीज़ बताई गई कि मास पे डिपेंड नहीं करता फ्री फॉल। अगर हम क्या करें, एक वैक्यूम का अरेंजमेंट ले, सपोज़ क्या करें, एक ये ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम की हेल्प से जो भी एयर थी उसको बाहर निकाल लिया, एयर को बाहर निकाल लिया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम, कोई भी एयर नहीं है, नो एयर। ठीक है, तो क्या किया गया, उसमें एक कॉइन लिया, कॉइन सिक्का, ये हमारा कॉइन है, और ये क्या है, हमारा कोई भी पेपर है या फेदर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेदर है। तो देखा गया कॉइन और फेदर सेम टाइम लेते हैं गिरने के लिए, जबकि कॉइन का मास ज़्यादा है और फेदर का मास क्या है, कम है। तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि मास पे डिपेंड नहीं करता, मास इंडिपेंडेंट होता है फ्री फॉल, इंडिपेंडेंट। अगर सेम ही डिस्टेंस से, सेम ऊंचाई से एक पेपर की बॉल बना के फेंकी जाए और एक पेपर को सीधा ड्रॉप किया जाए, अगर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पेपर और पेपर की बॉल क्या होगी, दोनों सेम टाइम लेगी कि नीचे गिरने में। बट जनरली क्या होता है, जो पेपर है उस पर क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और जो पेपर की बॉल है वो क्या सर्कुलर शेप में है, तो क्या हो जाएगा, जब उसका सारा मास एक जगह पे कन्फाइन हो जाएगा, सर्कुलर शेप में आ जाएगा, तो क्या होगा, पेपर की बॉल कम टाइम लेगी और जो आपका पेपर है वो क्या लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है। तो हम बात कर रहे थे फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल में क्या है, अर्थ में फ्रीली कोई चीज़ ड्रॉप होना, उसको हम क्या बोलते थे, फ्री फॉल। जैसे बंजी जंपर वगैरह होते हैं या स्काई डाइविंग करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट से जाके फ्रीली गिरना स्टार्ट होते हैं, फ्री फॉल हो रहा है, और जैसे 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 गिरते हैं, जैसे ही अर्थ के पास आते हैं तभी वहाँ पे क्या होता है, पैराशूट ओपन हो जाता है, ताकि जब वो इतना हाइट से गिर रहे हैं एक्सीडेंट ना हो। तो बेसिकली फ्री फॉल को हम इतना ही बोल सकते हैं कि ये डिपेंड नहीं करता मास पे, मास इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। डन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये पढ़ी थी हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी हमारी वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल मोशन। ठीक है, वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा a है वो रिप्लेस हो जाएगा g से, और जो s है वो रिप्लेस हो जाएगा h से। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू s, हमारा रिप्लेस होगा h से, 2gh। डन। नेक्स्ट ये था वर्टिकल मोशन तो हो रहा है, बट ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, ग्रेविटी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अगर हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो हमने ये बॉल ली, इसको हमने ऊपर फेंका, बॉल जा रही है हमारी ऊपर और नीचे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और ग्रेविटेशन की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस केस में a इक्वल टू माइनस जी पुट करते हैं, तो यहाँ हमारी इक्वेशन बनेगी v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि बॉल को हमने ऊपर फेंका है और अर्थ की टेंडेंसी क्या है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसलिए हमने जी को, इसको सपोर्ट करने के लिए हमने क्या बोल दिया, माइनस ऑफ जी, सेम डायरेक्शन के लिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लीनियर मोशन के लिए थी, वर्टिकल मोशन, बट जी क्या है उसमें, डाउनवर्ड है, और ये क्या है, अपवर्ड के लिए, अपवर्ड। ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में हमने बॉल को नीचे फेंका, इधर ही हमारी ग्रेविटी लग रही है, तो ये वर्टिकल मोशन का फर्स्ट पार्ट। और बॉल को ऊपर फेंका है और ग्रेविटेशन फोर्स क्या लग रही है, हमारी नीचे लग रही है, तो उसके लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये था हमारा फ्री फॉल।
वर्टिकल मोशन के न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला आया था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सपोज m1 इक्वल टू m2 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी m है और ये भी m है, तो ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू जी, या एक ले ले मास, m1 ले ले मास ऑफ अर्थ और m2 ले ले सिंपल m, डन। तो ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, तो जी एम, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इधर भी फोर्स है और इधर भी फोर्स है, कंपेयर करेंगे तो एम ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और जब हम उसको ग्रेविटी की बात में टर्म करेंगे तो ये जी हो जाएगा, एम जी इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट एम से एम कैंसिल, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आया स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन। इस फॉर्मूले में हमें क्या होता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है और जी पता है, सारी वैल्यू को पुट करके हम क्या करते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल जी की, कैपिटल जी है 6.67 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24, रेडियस ऑफ अर्थ होते हैं 6.4 इंटू, इस फॉर्मूले में जी की वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ पुट करेंगे, रेडियस पुट करेंगे, मास ऑफ जी की वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 की पावर 6 स्क्वायर। जब हम इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 9.76 समथिंग कुछ आता है, तो इस ये इधर आ जाता है, तो हम इसको बोल देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास जी की वैल्यू आती है 9.8, जो अब तक हम यूज़ कर रहे थे बार बार 9.8। तो 9.8 बेसिकली कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, वर्टिकल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चन है, एक स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी x, विल इट वेलोसिटी विद विच इट फॉल टू द अर्थ बी सेम। क्या बोला है, एक पत्थर है, उसको क्या किया, x वेलोसिटी से ऊपर फेंका, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तब ये बताओ कि वो x वेलोसिटी से ही आएगा या नहीं आएगा। तो अपवर्ड मोशन के लिए बात करते हैं, v इक्वल टू u माइनस जी टी। तो u हमें गिवन है कितना, x, तो v क्या हो जाएगा 0, कि जब अपवर्ड मोशन के लिए बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऊपर गया, फिर जब आपका v 0 होगा तब ये नीचे आएगा ना। तो इनिशियल वेलोसिटी x है और फाइनल वेलोसिटी 0, तो u की वैल्यू x पुट करेंगे, x माइनस जी टी, x इक्वल टू जी टी, और t आ जाएगा हमारा x अपॉन जी, ये होगी फर्स्ट। डाउनवर्ड के लिए बात करेंगे, डाउनवर्ड मोशन में v इक्वल टू u प्लस जी टी, v है हमारा इस बार x, जिस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है ये पूछा गया, और u क्या है 0 इक्वल टू जी टी, तो x इक्वल टू जी टी, या इसको हम क्या करते हैं v ही पुट रहने देते हैं, ठीक है। तो जो t आएगा वो आ जाएगा हमारे पास v अपॉन जी, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। और हमें क्या पता है कि जिस स्पीड से जितना टाइम इस बॉल को ऊपर
नीचे से ऊपर जाने में लगेगा सपोज T1, उतना ही टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा T2। तो जो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जाने का टाइम इक्वल होता है आने के टाइम के। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी T है और ये भी T है, तो x अपॉन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v अपॉन जी। यहाँ से v इक्वल टू x, दैट मीन्स सेम, जाने जिस स्पीड से हम उसको ऊपर फेंकेंगे, जब वो वापस लौट के आएगी तो वो इसी स्पीड से नीचे गिरेगी। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे, जस्ट हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है सही से, दैट्स इट। तो आई होप आपको आज के जो टॉपिक्स हैं वो समझ आए होंगे, ठीक है। आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। नेक्स्ट हम इसका वीडियो का सेकंड पार्ट लाएंगे, जिसमें हम अब मोशन से रिलेटेड, वर्टिकल मोशन से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स और करेंगे, ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल्स की जो प्रॉब्लम है वो हमारी क्लियर हो जाए। आज वाली वीडियो हमारी कंसेप्चुअल थी, थ्योरेटिकल बेस्ड थी। इसका जो हमारा पार्ट 2 आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।